है वो MCQs प्लस जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। वो टाइम स्लॉट एक दे दी जाएगी, उसी में आपने वो सॉल्व करने होंगे और सबमिट करवाना होगा, जैसे आपने पहले किया था, उसको स्क्रीनशॉट लेके, वो स्क्रीनशॉट सॉरी वो स्कैन करके, ठीक है। तो सेम वही है, टाइम स्लॉट होगी, डेट शीट अभी बन जाएगी, डेट शीट के अंदर टाइम भी आ जाएगा, जिस टाइम पे होगा वो फिर आपने पेपर वो कंडक्ट करना है, ठीक है। इजी होगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इजी होगा। चलें तो फिर ये स्टार्ट करते हैं। थ्योरम क्या है अब हमारा, अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हैज वन एंड ओनली वन लिमिट, ठीक है। ये अभी मैंने पहले भी आपको बताया, दैट इज द लिमिट ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज यूनिक, ठीक है। दो चीजें हैं जी। जरताशा, ये क्वेश्चन पहले भी बच्चों ने पूछा है कि वो जो क्वेश्चन मैंने पहले दो दिए थे उनका आंसर ये अभी मुझे एक स्टूडेंट ने सेंड किए हैं दोनों क्वेश्चंस, वो बेटा आप ग्रुप में भी सेंड कर दो ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी उसके साथ मैच कर लें। इवन ग्रुप में भी किसी ने ये सेंड किए हैं तो उनका सॉल्यूशंस भी साथ सेंड कर दें, तो वो ठीक आपस में मैच कर लें, जिनका आंसर ठीक आएगा वो ठीक है, जिनका आंसर आपस में मैच कर दें। वो फातिमा कह रही है कि MCQs कैसे करेंगे। MCQs वो मे बी आपको गूगल फॉर्म की शेप में या जो भी है वो आगे डिसाइड होगा, अभी आप वेट करें, अभी है 5-6 दिन, वो आपको बता दिया जाएगा। इजी होगा, कोई वे मुश्किल नहीं होगा जो आप इजीली अडॉप्ट कर सकेंगे। ओके, सो नेक्स्ट है अ सीक्वेंस, कन्वर्जेंस सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। कन्वर्जेंस सीक्वेंस क्या होती है, जो किसी ना किसी लिमिट L को अप्रोच करती है हमारे पास, सही है। उसकी डेफिनेशन ये आगे आएगी भी, ठीक है। दो चीज़ों से पूछा जा सकता है, दो डेफिनेशन से इस थ्योरम को, कि एक तो ये है कि कन्वर्जेंस सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हैज वन एंड ओनली वन लिमिट, या द लिमिट ऑफ अ कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज ऑलवेज यूनिक। ओके, प्रूफ क्या है इसमें, अब पहले थोड़ा सा कन्वर्जेंस सीक्वेंस का जो हमने पहले किया है वो बता, उसका डेफिनेशन बता देते हैं। अ सीक्वेंस Sn converges to a limit S if for all if for every small epsilon greater than 0 there exists a positive integer capital N such that Sn minus S epsilon mod less than epsilon for all n greater than capital N, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है सिंपल किसकी, आपके पास कन्वर्जेंस सीक्वेंस की, ठीक है। सीक्वेंस कन्वर्ज कब करती है, जब ये जो प्रॉपर्टी है Sn माइनस एस मोड लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर ऑल n ग्रेटर देन n, मतलब हमें कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाए उसके बाद जो सारी सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो उनके दरमियान जो फासला है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। एप्सिलॉन आपको पता है वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर होता है, सही है। अब मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन हम लेके चलेंगे। कंट्राडिक्शन का मेथड आपको पता है कि हम कह देंगे कि वो थ्योरम हमें कह रहा है कि वो एक लिमिट को अप्रोच कर रहा है या उसकी लिमिट यूनिक है, हम कहेंगे नहीं उसकी लिमिट यूनिक नहीं है, उसकी लिमिट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं, और आखिर में हमारी कोई उसमें कंट्राडिक्शन आ जाएगी। सपोज Sn converges to two limits small s and t और where s does not equal to t। ओके, मतलब अब कह दिया हमने कि Sn जो है वो दो लिमिट्स को या एक से ज्यादा लिमिट्स को अप्रोच कर रहा है और वो s और t हैं, देन देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो फिर हर नंबर के हिसाब से हमें दो एक ऐसे नेचुरल नंबर्स मिल जाएंगे n1 और n2, और जो डेफिनेशन है कन्वर्जेंस की वो आ जाएगी Sn माइनस एस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n1 एंड Sn माइनस टी मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n2। और अगर इन्हीं दोनों को हम इकट्ठा करके लिखना चाहें तो वो कैसे लिखेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास Sn माइनस एस लेस देन एप्सिलॉन एंड Sn माइनस टी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ n1 n2, ठीक है। मतलब दो सीक्वेंसेस हैं हमारे पास, दोनों में ये मैं आपको इस थोड़ा सा इधर से देख लें,
मतलब एक नंबर हमारे पास यहाँ से, मतलब सीक्वेंस n1 से आगे हर नंबर पे वो कर रही थी, और एक थी n2 पे। सही है, बेशक n2 पहले भी लिख सकते हैं, n1 बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी सीक्वेंस इस टर्म के बाद, इस नंबर के बाद जाके वो सारी आपस में कर रही थी, और दूसरी सीक्वेंस की इसके बाद सारी जाके वो आपस में कन्वर्ज कर रही थी, या उनका डिस्टेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन था। तो अगर दोनों को हमने कंबाइन लिखना है तो कंबाइन में अब वो n क्या लिख देंगे कि वो मैक्सिमम ऑफ n1 n2, मतलब अगर जो इस नंबर के बाद जाके वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो इसके बाद भी लाजमी है वो कन्वर्ज करेगी। सही है, तो हम दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसको चूज करके दोनों सीक्वेंसेस को इकट्ठा लिख सकते हैं। सही है, उसके बाद हेयर एप्सिलॉन इज अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो एप्सिलॉन जो है वो कोई भी एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है, तो हमने यहाँ पे वो टेक कर लिया s माइनस टी बाई 2। ठीक है, हम उसको कोई भी लिख सकते हैं, तो ये हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट के लिए हमने इसको s माइनस टी बाई 2 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। हाँ, s माइनस टी बाई 2 में से हमने ये s माइनस टी मॉड ये लिख लिया, उसमें एस एन को नेगेटिव भी कर दिया और एस एन को मतलब ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, विच इम्प्लाइज एस माइनस टी। अब इसके ऊपर ट्राइएंगल इनइक्वालिटी जो हमने पहले की है कि वो लेस देन और इक्वल होती है फर्स्ट के मोड से एंड देन सेकंड के मोड से, तो ये आ जाएगी एस माइनस एस एन मोड प्लस एस एन माइनस टी मोड। So which implies s minus t which is less or equal to एस एन माइनस एस लिख सकते हैं इस चीज को, क्योंकि मॉड अप्लाई हो रहा है, मॉड के अंदर आप नेगेटिव कॉमन ले सकते हैं और नेगेटिव जो है वो मॉड में प्रिजर्व हो जाता है। सो ये एस एन माइनस एस आ गया और एस एन माइनस टी आ गया। अब एस एन माइनस एस किससे लेस है, स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन है। इसी तरह एस एन माइनस टी वो भी स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन क्या आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन आ जाएगा। और इसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास कि s माइनस टी जो है वो लेस देन 2 एप्सिलॉन आ गया। सही है, अब अगर यहाँ से देखें s माइनस टी, तो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब s माइनस टी किसके इक्वल है, 2 एप्सिलॉन के। मतलब s माइनस टी मोड की जगह हम 2 एप्सिलॉन लिख सकते हैं, तो 2 एप्सिलॉन स्ट्रिक्टली लेस देन 2 एप्सिलॉन नहीं होता, तो विच इज नॉट पॉसिबल। सो हेयर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर एस एन कन्वर्जेस टू अ यूनिक लिमिट। ठीक है, हमने कहा था कि वो दो लिमिट्स को अगर करेगा तो कर सकता है कंट्राडिक्शन से, लेकिन हमें आगे जाके एक रीजन मिल गई जिससे हम कह सकते हैं कि वो 2 लिमिट्स को नहीं कर सकता, उसकी जो लिमिट होगी वो यूनिक होगी। जी बेटा, इस सारे में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है, कोई ऐसा लाइन या ऐसी क्या कहते हैं कंफ्यूजन हो कोई, तो वो आप पूछ लें, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट जो हमारा थ्योरम है उसकी तरफ मूव करते हैं। इजी है, कोई मुश्किल नहीं, जस्ट इसके अंदर जो एक पॉइंट है वो ये वाला है, यहाँ पे ये चीज, जब हमने इन दोनों को कंबाइन करके इनका लिखा तो जो नेचुरल नंबर है तो दोनों में से हमने मैक्सिमम नेचुरल नंबर चूज करना है। ठीक है, अदरवाइज इस सारे में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। हर मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर जो भी थ्योरम है उसके प्रूफ में कुछ हिंट्स होते हैं जो आपने रिमाइंड रखने हैं, और बाकी चीजें तो वो आपको डेफिनेशंस और ये चीज़ें जो है कन्वर्जेंस की डेफिनेशन वो बता देंगी। और एक जिसमें एप्सिलॉन जो हमने टेक किया है वो s माइनस टी ओवर 2। एनी क्वेश्चन, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। जब फिजिकल क्लासेस होती हैं तो फिर बच्चों से कहा जाता है कि आपने बोलना नहीं है, और जब ऑनलाइन क्लासेस होते हैं तो फिर टीचर्स कहते हैं कुछ तो बोलें। तो दोनों में देख लें, फिर आपका ही जो है
फ़ायदा है, जहाँ पे आपको बोलने कहा जाता है वहाँ पे आप बोलते नहीं हैं, और जहाँ पे नहीं कहा जाता वहाँ पे आप बोलते हैं। तो क्लास में पार्टिसिपेशन थोड़ी सी अपनी रखा करें। जस्ट अगर आप ये कह देते हैं कि सर समझ आ गई है, या कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये भी आपकी क्लास पार्टिसिपेशन में ही आएगा। सही है, चलें तो ये थ्योरम इजी है, हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है अब स्क्वीज थ्योरम कहते हैं इसको, सैंडविच थ्योरम कहते हैं। अब यहाँ पे जो ये इनकी स्टेटमेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, ये जब आप आगे कहीं भी टेस्ट में जाएंगे, इवन एमफिल में या कोई पीपीएससी के टेस्ट में या किसी भी टेस्ट में अपीयर होंगे, उसमें एनटीएस के टेस्ट में भी, वहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखी होती है और नीचे लिखा होता है कि ये सैंडविच थ्योरम है, फिर लिखा होता है कि ये कोई काशी थ्योरम है, फिर लिखा होता है कि ये बाउंडेड थ्योरम है। तो अगर आपको उस थ्योरम की क्या कहते हैं स्टेटमेंट का पता है, उस थ्योरम के नाम का पता है, तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट थ्योरम है सैंडविच थ्योरम, या इसको स्क्वीज थ्योरम भी कहते हैं। इसमें क्या है कि अगर आपके पास कोई तीन सीक्वेंसेस हैं, एस एन, यू एन और टी एन, और इनके दरमियान ये वाला रिलेशन है कि एस एन है वो लेस देन है यू एन से, और यू एन जो है वो लेस देन है टी एन से, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नोट। यहाँ पे जो हमने कैपिटल एन है वो एन नोट से हमने उसको रिप्रेजेंट किया हुआ। आगे अब क्या कहता है, अगर एस एन और टी एन वो किसी सेम लिमिट को कन्वर्ज कर रही हैं, ये एस एन भी और ये टी एन भी, एस एन भी एस को कन्वर्ज कर रहा है, टी एन भी एस को कन्वर्ज कर रहा है, तो देन बाय सैंडविच थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि जो यू एन है जो उन दोनों के बिटवीन है वो भी एस को ही कन्वर्ज करेगा। सही है, तो इसका नीचे प्रूफ है। स्टेटमेंट दोबारा से सुन लें कि अगर दो आपके पास तीन सीक्वेंसेस हैं और जो लेफ्ट और राइट वाली सीक्वेंस है वो किसी नंबर को अप्रोच कर रही है, सेम नंबर को, तो उनके जो बिटवीन सीक्वेंस होगी वो भी उसी नंबर को अप्रोच करेगी। तो ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं कि अगर एस एन और टी एन जो है वो 5 को अप्रोच कर रहा है, 5 को कन्वर्ज कर रहा है, तो जो यू एन है उसका बताएं वो किसको कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो ये आपने इनको देख लेना है। देखिए उन तीनों सीक्वेंसेस के दरमियान जो रिलेशन है वो लेस देन का होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद अब इसके प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ में क्या है, लेट एस एन एंड टी एन कन्वर्ज टू द लिमिट एरिया। अगर सिंगल टी एस एन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए एन ग्रेटर देन एन वन लिख लिया, और अगर सिंगल टी एन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमने एन टू लिख लिया। ओके, उसके बाद आपको ये मॉड की प्रॉपर्टी का पता है कि अगर हम ये मॉड खत्म करें तो एक माइनस का आ जाता है और राइट साइड पे पॉजिटिव आ जाता है हमारे पास। मतलब एस एन जो है वो ग्रेटर देन है माइनस एप्सिलॉन से और लेस देन है प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन वन, और आल्सो टी एन माइनस एस को भी हमने इस शेप में लिख दिया। उसके बाद ये जो s है इसको यहाँ से ख़त्म करना है तो हम तीनों पे प्लस s कर देंगे, तो ये आ जाएगा s माइनस एप्सिलॉन लेस देन एस एन लेस देन s प्लस एप्सिलॉन, और फॉर ऑल अभी तक सेम वही चीज़ चल रही है। इसी तरह s माइनस ये आ जाएगा s माइनस एप्सिलॉन टी एन लेस देन s प्लस एप्सिलॉन, और फॉर ऑल n ग्रेटर देन एन टू। अब गिवन क्या है, एस एन लेस देन यू एन लेस देन टी एन, तो ये किसके लिए, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नोट के लिए, ये जो हमें ये गिवन है चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, एस माइनस एप्सिलॉन, ठीक है ये वाला, ये लेस देन है एस एन से, एस एन लेस देन है यू एन से, यू एन लेस देन है टी एन से, और टी एन किससे लेस है हमारे पास, एस प्लस एप्सिलॉन से। अब यहाँ पे फॉर ऑल एन ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ आ जाएगा एन नॉट कोमा एन वन कोमा एन टू हमारे पास। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं एस माइनस एप्सिलॉन जो है वो यू एन से भी लेस होगा, और यू एन जो है वो लेस देन है एस प्लस एप्सिलॉन के, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ एन नोट एन वन एन टू। सो
यू एन माइनस एस, ये अब आ जाएगा ग्रेटर देन नेगेटिव एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन सेम। इसको दोबारा से मॉड की फॉर्म में लिख दिया फॉर ऑल समथिंग। अगर ये चीज़ आ गई तो इसका हम क्या कह सकते हैं कि यू एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है एस को। तो यही चीज़ थी हमारे पास कि हमने ये कहा था कि अगर दो लोअर और अपर जो है हमारे पास सीक्वेंसेस वो किसी सेम नंबर को कन्वर्ट कर रही हैं तो उनके बिटवीन जो भी सीक्वेंस होगी वो भी उसी नंबर को कन्वर्ट करेगी। तो ये हमने इसका प्रूफ भी कर लिया जी। कंबाइनिंग से एक दफ़ा मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ से जब हमने कंबाइन किया तो कंबाइन में देख लें इस चीज़ को हमने गिवन को यूज़ किए, ठीक है। गिवन को कैसे यूज़ किया है कि एस माइनस एप्सिलॉन, ये वाला एस माइनस एप्सिलॉन किससे लेस है, इस एस एन से। एस एन किससे लेस है, यू एन से। यू एन किससे लेस है, टी एन से। और टी एन किससे लेस है, एस प्लस एप्सिलॉन से, ठीक है। और जब बाद में हमने लिखना है कि वो किस नेचुरल नंबर से ग्रेटर है तो वो जो तीनों नेचुरल नंबर्स हैं एन नोट, एन वन और एन टू, वो उनसे ग्रेटर आएगा हमारे पास। जी फातिमा बेटा आपका क्या क्वेश्चन? सर ये जो सेकंड लाइन है माइनस एप्सिलॉन लेस देन एस एन माइनस एस, सर इसका थोड़ा सा नहीं सर, जो स्टार्ट में है ये माइनस एप्सिलॉन कैसे आता है? ये वाला जी सर। ये बेटा एप्सिलॉन की सॉरी मॉड की प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है। कि अगर कोई भी नंबर ए है वो लेस देन किसी भी नंबर से है 4 से, ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन -4 एंड ए लेस देन 4। मतलब कोई मॉडुलस वैल्यू है वो इनके दरमियान एग्जिस्ट करेगी। बेशक आप इसको चेक भी कर सकते हैं, कोई भी इनके अंदर नंबर लिख लें वो इन्हीं के दरमियान में एग्जिस्ट करेगा, सही है। तो वो यहाँ पे हमने यूज की हुई है। अच्छा जरताशा का क्वेश्चन है कि सर एन नोट तो सबसे था ना लेस देन, फिर कंबाइन में इनका मैक्सिमम क्यों लिखा है? हाँ बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है आपका बेटा। जब ये एस एन लेस देन यू एन और लेस देन टी एन है हमारे पास, ठीक है, तो जब ये चीज साथ आई है हमारे पास कि उसका भी साथ हमने चीज लिखा। यहाँ पे ये नहीं बताया हुआ कि ये तीनों जो हैं वो कन्वर्ज कर रहे हैं, हमें जस्ट ये बताया हुआ है एस एन और टी एन का बताया हुआ, ठीक है। यू एन का हमें कुछ गिवन नहीं है, यू एन का हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो यू एन का जब हमने फाइंड करना था तो यू एन के लिए जो एन हमने चूज किया वो इन तीनों का मैक्सिमम आएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे वो जस्ट ये चीज जो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नोट थी, ठीक है, वो एक नंबर को उन्होंने बता दिया ये वाला। तो अगर तीनों का मैक्सिमम वो एन नोट भी आ सकता है, ठीक है, वो कोई मसला नहीं है। वो अगर एन नोट भी आएगा तो एन नोट के आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? बहुत अच्छी बात है आप क्वेश्चन साथ साथ पूछ रहे हैं। जी तहरीम मैंने बताया कंबाइनिंग के बाद वाला, आप ये तो कंबाइन कर लिया ना हमने। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये चीज़ एस माइनस एप्सिलॉन ये आ गई। उसके बाद हमने असल जो आंसर हमने फाइंड करना है वो यू एन का फाइंड करना है। एस माइनस एप्सिलॉन किससे है, यू एन से तो है, तो ये लिख लिया हमने। और यू एन किससे लेस देन है, एस प्लस एप्सिलॉन से, तो ये भी आ गया हमारे पास, ठीक है। तो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन ये चीज़ साथ वैसी रहेगी। तो इसके बाद दोनों साइड्स पे हमने एस जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तीनों साइड्स पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ से एस खत्म हो गया, यहाँ पे आ गया और ये वाला भी एस जो है वो खत्म हो गया। ये डेफिनेशन अगेन मॉड वाली डेफिनेशन बन गई। उसको इस तरह लिख लिया, अगर कोई चीज़ हमारे पास ये वाली हो और एन ग्रेटर देन समथिंग हो तो वो चीज़ कन्वर्जेंट को शो करती है। जी उस्मान बेटा आपका क्वेश्चन? सर जो कंबाइनिंग के बाद सेकंड स्टेप है जो ये वाला कहना है? जी सर। सर वो एस एन और टी एन का हमें पहले पता है इसलिए हमने वो स्किप कर दिया और सिर्फ हम यू एन मालूम करना है, सिर्फ इसलिए वो लिख लिया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हमने जस्ट यू एन का बताना इसलिए, ठीक है। एस एन का भी लिख सकते हैं, एस एन का तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये देख लें। टी एन का भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। हमें आंसर तो यू एन का चाहिए था इसलिए हमने वो किया।
हाँ बिल्कुल तहरीन, ये सेम क्वेश्चन आपका जो ये उस्मान ने अभी पूछा है कि एस एन और टी एन क्यों नहीं लिख रहे, वो इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि वो तो चीज़ें हमें पहले पता है, हमें यू एन का नहीं पता जस्ट, तो इसलिए उसका हम लिख रहे हैं साथ। जी बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? एस एन शहर का क्वेश्चन है कि एस एन और टी एन भी तो हमने खुद से लेट की है, तो फिर यू एन को भी लेट कर लेते हैं, तो ये चीज़ तो नहीं है बेटा। एस अगर सारी चीज़ें आप लेट कर लेंगे तो फिर प्रूफ क्या करेंगे, ठीक है। इफ यहाँ पे इफ की कंडीशन है, इफ की क्या कंडीशन है कि अगर एस एन और टी एन दो सीक्वेंसेस, ठीक है, और उनके दरमियान लेस देन का रिलेशन है, वो किसी सेम नंबर को एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अगर उनके दरमियान कोई और सीक्वेंस भी आ जाए तो वो भी उसी सेम नंबर को कन्वर्ट करेगी, सही है। तो ये मैं आपको फिर इसकी ना एग्जांपल्स भी कुछ एक लेक्चर हम ऐसा रख लेंगे जिसके अंदर जस्ट एग्जांपल्स ही हम हर थ्योरम की वो डिस्कस करेंगे, सही है। जी शहर बेटा, आपका क्वेश्चन? सर ये कॉन्सेप्ट भी तो हम ले सकते हैं ना कि अगर यू एन जो है वो लेस देन है एस एन से, तो जो एस एन से लेस देन है तो यू एन उससे भी लेस देन होगा। दोबारा से जरा बताएं। सर देखें, यू एन जो है वो लेस देन है एस एन से, मतलब जो एस एन से लेस देन होगा फिर वो भी तो यू एन लेस सॉरी देन ग्रेटर देन है। हाँ यू एन ग्रेटर देन है एस एन से, ठीक है। तो जो एस एन से ग्रेटर देन होगा उससे भी तो ये होगा ना फिर। नहीं, एस एन से ग्रेटर देन वो कैसे होगा? ये जो आप कह रही है ना, ये वाला थ्योरम भी एक है कि जो बड़ी सीक्वेंस जिसको कन्वर्ज करती है, छोटी सीक्वेंस भी उसी नंबर को कन्वर्ज करेगी, ठीक है। वो भी एक थ्योरम है हमारा, सही है, वो तो ऑब्वियस है। लेकिन ये जो चीज थी हमारे पास, अगर तीन सीक्वेंसेस हों और तीनों के दरमियान लेस देन का हो, और आपको जो सबसे लेफ्ट और सबसे राइट सीक्वेंस उसका कन्वर्जेंट का पता है कि वो किस नंबर को कन्वर्ज कर रही है, तो जो मिडल वाली होगी वो भी उसी को कन्वर्ज करेगी, सही है। मतलब ये इसका कहने का मतलब ये है कि आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड पे कोई बहुत आसान सीक्वेंसेस दे दी जाए, और जो दरमियान में है वहां पे आपको एक बहुत मुश्किल सीक्वेंस दे दी जाए, सही है। लेकिन ये थ्योरम को आप यूज करके जो राइट और लेफ्ट वाली सीक्वेंसेस हैं उनका आपको पता है कन्वर्जेंस पॉइंट, तो आप दरमियान वाली सीक्वेंस का फाइंड किए बगैर ही वो आंसर बता सकते हैं, सही है। तो ये थ्योरम वहां पे यूज होगा हमारा। मैंने बताया जो थ्योरम की एप्लीकेशंस हैं वो भी हम कोई एक लेक्चर हम ऐसा रखेंगे जिसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद डेफिनेशन है वो डिस्कस कर लेते हैं आज के लेक्चर में, फिर जो आगे ये मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम है ये हम कल करेंगे, सही है। अच्छा, डेफिनेशन किसकी है? बाउंडेड सीक्वेंस की। जी उसामा बेटा, आप क्वेश्चन पूछें। जी उसामा मजीद क्वेश्चन पूछें आप। अब आप कैसे पूछना चाहते हैं? लिख के पूछना, लिख के कर लें, अगर बोल के पूछना है तो फिर हैंड रेस करें, तो फिर आपको मैं अलाउ करता हूँ। जी उसामा, तो फिर अगर आपने बोल के पूछना है तो फिर हैंड रेस करोगे, तो आपके क्वेश्चन को आखिरी 2 मिनट में ले लेते हैं। उस टाइम तक हम ये बाउंडेड सीक्वेंस जो है उस टाइम तक आप जरा ट्राई करें हैंड रेस कैसे करना है, ठीक है। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है? अ सीक्वेंस एस एन ऑफ रियल नंबर्स इज सेड टू बी बाउंडेड if there exists a positive real number I such that Sn mod less than I for all n belongs to natural numbers, ठीक है। अगर हमें एक ऐसा नंबर मिल जाए कि सीक्वेंस की हर टर्म, ठीक है, बेशक वो पॉजिटिव है बेशक वो नेगेटिव है, क्योंकि जब हर टर्म का मोड ले लें तो वो हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, सही है। अगर सीक्वेंस की हर टर्म के लिए हमें एक नंबर एक ऐसा मिल जाए कि वो हर नंबर जो है वो सीक्वेंस की हर टर्म से बिगर हो हमारे पास,
ठीक है, उसके नीचे एग्जांपल्स हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। दोबारा सुन लें, सीक्वेंस की हर टर्म, ठीक है, हम उसके अंदर n की जगह 1 पुट करें, 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, वो पुट करने के बाद हमें एक ऐसा नंबर मिल जाए जो सीक्वेंस की हर टर्म से ग्रेटर हो, तो उस किस्म के सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। उसको एक और तरीके से भी देख सकते हैं, आल्सो अ बाउंडेड सीक्वेंस इज बोथ बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबव। जो बाउंडेड सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो भी होगी और बाउंडेड अबव भी होगी। अब यहाँ पे हमने एक कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी की थी कि अगर किसी सीक्वेंस में कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है तो उस सीक्वेंस का इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह अगर कोई सीक्वेंस का बाउंडेड अबव एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि अ बाउंडेड सीक्वेंस हैज बोथ इन्फीमम एंड अ सुप्रीमम। तो बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, इन्फीमम की शॉर्ट फॉर्म हम INF लिखते हैं और सुप्रीमम की शॉर्ट फॉर्म SUP लिखते हैं हम। ओके, अब नेक्स्ट इस सीक्वेंस को देखें जरा, n/n+1। जरा बताएं ये सीक्वेंस लिखा हुआ है कि ये सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस है। हाँ, ये निम्रा कह रही है हमें कैसे पता चलेगा इसका सुप्रीमम 1 है। तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है आपका। वो आपको कैसे पता चल रहा है? ये जो सीक्वेंस है ये हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्यों है? क्योंकि देखें ये 1/2 का आंसर क्या है? 0.5। 0.5 के बाद 2/3 का आंसर जो है वो 0.5 से ज्यादा आएगा हमारे पास। बेशक आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लें। उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है 3/4 वो उससे ज्यादा है, फिर उसके बाद 4/5 वो उससे ज्यादा, फिर 5/6 वो उससे ज्यादा। आखिर में जाके ये सीक्वेंस आपस में इतना कन्वर्ज हो जाएंगी, आपस में इतना डिस्टेंस कम हो जाएगा तो ये 1 को कन्वर्ज करेंगे। ठीक है, 1 से ज्यादा आंसर इसका नहीं आएगा। ये सही है। जैसे 1/n सीक्वेंस आपने देखी थी, 1/n को जब आप n को इन्फिनिटी मूव करवाती है तो वो 0 को कन्वर्ज करती है। तो जो जिस नंबर को कन्वर्ज कर रही होती है वही उसका लिमिट होती है, वही उसकी फिर सुप्रीमम होता है हमारे पास। सही है, वो अगर ज्यादा है या कम है। यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 सबसे स्मॉलर वैल्यू है। जो सबसे स्मॉलर वैल्यू है वो हमारी इन्फीमम होती है सीक्वेंस का, और जो सबसे लार्जर वैल्यू होती है वो उसका सुप्रीमम होता है। अभी हमने कहा अगर किसी सीक्वेंस में इन्फीमम भी एग्जिस्ट कर रहा हो और सुप्रीमम भी एग्जिस्ट कर रहा हो तो वो सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस होती है। ओके, नेक्स्ट देखें साइन nx। अब साइन nx ये तो सबको पता है कि साइन जो है वो बाउंडेड सीक्वेंस होती है। ठीक है, तो साइन जो है वो बाउंडेड है। क्यों? क्योंकि उसका आंसर -1 से 1 के बिटवीन ही आता है। इस तरह कोज भी जो है वो भी बाउंडेड ही है क्योंकि उसका आंसर भी -1 से 1 के दरमियान ही आता है। -1 उसका इन्फीमम और 1 उसका सुप्रीमम। उसामा कह रहे हैं ब्रैकेट क्लोज होगी या ओपन? बेटा वो 1/2 से क्लोज होगी और 1 से ओपन होगी। सही है, 1 को कन्वर्ज कर रहा है ना, 1 नहीं आंसर आएगा। तो जो जिस नंबर को कन्वर्ज कर रहा हो वो हम सुप्रीमम या इन्फीमम लिख सकते हैं। अगर आप इंटरवल की बात कर रहे हैं तो वो 1/2 से इस तरह शो हो जाएगा। और एक और बात आपको पता है कि जो सीक्वेंस होती है उसमें जो आपके पास आंसर्स आते हैं वो डिस्क्रीट आंसर्स होते हैं। सही है, तो इंटरवल में तो आपके पास सारे के सारे आंसर्स आएंगे ना। तो इसको आप ये कह सकते हैं कि 1/2 से वो 1/2 इंक्लूडेड होगा और जो 1 है वो इंक्लूडेड नहीं होगा। उसके बाद ये CN है ARN-1, ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती है जिसमें R ग्रेटर देन 1 है। दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो। ठीक है, कि जब आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा?
ठीक है, 0 आ जाएगा तो r की पावर जो भी लेंगे आप वो आपको 1 आंसर मिलेगा। तो मतलब a आ जाएगा इसका जो इन्फीमम है, और इसका जो सुप्रीमम है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप n बढ़ाते जाएंगे उसको तो वो आंसर जो है वो आपका इंक्रीज करता जाएगा, वो कहीं स्टॉप नहीं हो रहा जाके। सही है, तो अभी हमने कहा कि बाउंडेड के लिए दोनों होना लाजमी है, वो क्या कहते हैं, बाउंडेड बिलो भी और बाउंडेड अबव भी। ठीक है जी बेटा, इन तीनों एग्जाम्पल में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। इसके बाद हमारा मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम है, वो हम इंशाल्लाह इसका प्रूफ जो है वो कल के लेक्चर में करेंगे कि अगर मोनोटोनिकली कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो वो अपने सुप्रीमम को कन्वर्ज करेगी। इसी तरह अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो वो अपने इन्फीमम को कन्वर्ज करेगी। जी अटेंडेंस जो है वो बेटा वो आपने उसी फॉर्म पे लगानी है। वी हैव लेस देन 2 मिनट्स। क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर जो क्लास है वो फिर मैं आज की एंड कर रहा हूँ। अटेंडेंस फॉर्म पे आप अटेंडेंस लगा दें, 3 बजे तक टाइम है आपका, 20 मिनट के अंदर अंदर आपने अटेंडेंस लगानी है। 31 बच्चे अभी प्रेजेंट हैं, तो इनका मैं स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ, और 31 से फिर ज़्यादा बच्चे जो अटेंडेंस लगाएंगे वो फिर अपने खुद जिम्मेदार होंगे। चलें ठीक है, तो इंशाल्लाह कल जो हम ये वाला प्रूफ करेंगे इसका, तो इंशाल्लाह कल 4 बजे लेक्चर है, तो वो उसमें फिर मुलाकात होती है दोबारा से। ओके, टिल देन टुमारो। जी सहर, जल्दी से क्वेश्चन पूछ लें। ये मैं लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दूं, कोशिश यही है कि मैं इसी वीक में आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दूं ताकि फिर आप मिड तक जो है वो अटेंडेंस मतलब क्या कहते हैं। चलें ठीक है, टिल देन टुमारो, अल्लाह हाफिज़।